हेलो बच्चों, कैसे हो? तो एग्ज़ाम की तैयारी हो गई पूरी? यस, ओके। अभी क्या करना है तुम्हें? जस्ट रिलैक्स रहना है। एग्ज़ाम के जस्ट अभी कुछ ही दिन बचे हैं, तो रिलैक्स रहना है। एग्ज़ाम की पहली की तैयारी अभी कर लेनी है तुम्हें, वेल इन एडवांस, 1-2 दिन पहले। सबसे पहले एडमिट कार्ड तुम लोग आ चुका है। कहाँ कहाँ सेंटर दिया है पड़ा है जिस स्टूडेंट्स का, वहाँ पे जाके तुम अपने सेंटर को विजिट कर लेना एक दिन पहले, वेल इन एडवांस। क्योंकि उस दिन तुम्हें अचानक कुछ भाग दौड़ नहीं करनी पड़े। ओके, तो एक दिन पहले सेंटर देख लेना कितनी दूर है तुम्हारी घर से, पहले निकलना। जनरली 11 AM पे रिपोर्टिंग टाइम अभी है, तो उसके अनुसार से निकलना कि 11 तक पहुंच जाओ तुम लोग वहाँ पे। NTA के गाइडलाइंस को फॉलो करना, उसके गाइडलाइंस को देख लेना। साथ साथ तो कभी गर्मी का दिन है, तो अभी हमें बहुत सारी फैटी चीज़ या फास्ट फूड से परहेज करनी है तुम्हें, ठीक है। जूस ज़्यादा लो, यू हैव टू कीप योर सेल्फ एनर्जेटिक एंड हाइड्रेटेड। ओके, सो ड्रिंक्स लो, मीन्स फ्रूट का जूस लो, ठीक है। फ्रूट्स खाओ, वाटरमेलन वगैरह का भी सीज़न है, ये सब अच्छा होता है। वाटरमेलन जूस लो, नहीं तो रॉ वाटरमेलन भी ले सकते हो। संतरा तो अभी नहीं है, लेकिन मौसमी वगैरह का जूस पियो। पानी काफ़ी पियो, हाइड्रेटेड रखना है अपने आप को, ठीक है। एग्जामिनेशन हॉल में भी तुम्हें अपने साथ एक वाटर बॉटल ले आना, ट्रांसपेरेंट, NTA के गाइडलाइन में देख लेना लिखा है। जो कपड़े तुम लोग पहनोगे वो कॉटन हो, क्योंकि अभी गर्मी का दिन है। हाफ स्लीव्स हो, फुल स्लीव्स नहीं है, हाफ स्लीव्स हो। तो इसके अनुसार से शूज़ में बहुत वैसा हैवी सोल वाली शू नहीं पहननी है, सिंपल स्लीपर पहनो, ठीक है, ताकि वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में इन्विजिलेटर बोले कि इसको खोलो, इसको हटाओ, तो तुम्हें दिक्कत होगी। तो बेल्ट नहीं लगाना है, घड़ी नहीं पहनना है, ठीक है। अगर गर्ल्स है तो इन्हें कुछ भी ऑर्नामेंट्स या ज्वेलरी नहीं लेनी पहननी है, ठीक है। इस सब का तुम्हें ध्यान देना है। ओके, खूब सोना है, अच्छे से पूरा नींद लो और रिलैक्स वे में पढ़ाई करो। मैं ये देखा हूँ कि हमारे जितने भी बच्चे, हमारे बहुत सारे बच्चे अभी सक्सेसफुल डॉक्टर हैं, पटना में भी अभी उनकी प्रैक्टिस चल रही है और बाहर भी हैं। तो उन लोग का मैं देखा कि जस्ट एग्ज़ाम के पहले वो लोग काफ़ी रिलैक्स वे में रहते थे मतलब। तो उनका एग्ज़ाम का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ और वो अभी सक्सेसफुल एक डॉक्टर के रूप में वहाँ पे प्रैक्टिस में भी हैं। अपोलो हॉस्पिटल में कुछ डॉक्टर हैं, कुछ पटना के मिडिवर्सल में हैं, कुछ दरभंगा में हैं। तो हमारे बहुत खुद के हमारे पढ़ाए हुए बच्चे जो 2006-07 बैच या अभी लेटेस्ट बैच के भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, ठीक है। तो उन लोग का सिंपल था कि बस रिलैक्सेशन और अपने आप को मोटिवेट रखना, यही 2 फंडा पे तुम्हें काम करनी है। तो चलो अभी मैं तुम्हें अब ये तो मैं बता दिया, ठीक है। और स्लीप, सोना भी अच्छा ही है और रिलैक्स रहना, ये तो खैर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो जितने रिलैक्स रहोगे उतने ही तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। अननेसेसरी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि इससे तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होना है। जस्ट रिकॉल करनी है तुम्हें, ठीक है। तो देखो अभी हमने एक नया चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ तुम्हारे पास। जस्ट कुछ ही मिनट में तुम्हें रिवीजन कर लेना है। टाइम मैनेजमेंट भी यहाँ पे देखना है कि बायो क्या कितने क्वेश्चंस तुम्हें कितने मिनट में करने हैं, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट भी तुम्हें, अभी तक तुमने जो OMR सीट भरा होगा, ठीक है, तो उसके अनुसार से अपना टाइम मैनेजमेंट ऑलरेडी तुम लोग कर रहे होगे, ठीक है। तो अभी देखो अभी हमने जो प्लांट फिजियोलॉजी की एक यूनिट है, उसमें हमने एक रेस्पिरेशन इन प्लांट कराया है। अभी इसकी 2 चैप्टर बच रही थी, तो हमने 2 चैप्टर का एक 15 क्वेश्चंस का MCQ बनाया है, रिपीटेड का। और इसके अलावा मैं तुम्हें और भी कुछ बताऊंगा यहाँ वहाँ पे इम्पॉर्टेंट्स, जो यहाँ पे MCQ इससे राइज होता है, जो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन से बहुत ही बार पूछा जाता है या पूछा गया है और आगे भी आने की प्रोबेबिलिटी है। तो इसको ध्यान में रख के मैं बनाया हूँ। तो तुम ये कर लोगे तो तुम्हारा ये यूनिट जो है प्लांट फिजियो वो हो जाएगा, क्योंकि 2 चैप्टर ऑलरेडी डिलीटेड है, ठीक है, NCERT का, नए वाले NCERT में। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर मोर। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन दिस वन, कि वन साइंटिस्ट 29 का है, वन साइंटिस्ट कल्चर्ड क्लैडोफोरा। क्लैडोफोरा क्या बताओ, तुम जानते हो, एक ग्रीन अलगा है, फिलामेंटस ग्रीन अलगा है। इसको उन्होंने कल्चर्ड किया इन सस्पेंशन ऑफ एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर क्या होगा, तुम्हारा एरोबिक बैक्टीरिया है। NCERT में वर्ड एरोबिक बैक्टीरिया दिया है। एरोबिक बैक्टीरिया मीन्स ये बैक्टीरिया ऑक्सीजन की तरफ आकर्षित होगा। एंड इल्यूमिनेटेड द कल्चर बाय स्प्लिटिंग लाइट। स्प्लिटिंग लाइट मीन्स
जब लाइट को हम व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास करते हैं तो लाइट का स्प्लिट होकर कितना कलर होता है? 7 कलर, जिसे हम विवग्योर बोलते हैं। ठीक है। थ्रू ए प्रिज्म ही ऑब्जर्व दैट बैक्टीरिया एक्यूमुलेटेड मेनली इन द रीजन ऑफ, कौन से लाइट में बैक्टीरिया का जहां अधिक अमाउंट में बैक्टीरिया वहां पे चला गया, कौन से लाइट में? तो जैसे देखो उन्होंने क्या किया कि एक सस्पेंसर रखा, वाटर यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे मैं बैक्टीरिया बना देता हूँ तुम्हें ब्लैक कलर से, ये बैक्टीरिया हो गई, बैक्टीरिया स्कैटर्ड है। और यहाँ पे फिलामेंटस अलगा है, कौन सा? दिस वन, दिस इज द फिलामेंटस अलगा, ये क्लैडोफोरा। तो यहाँ पे जब लाइट आया, 7 कलर की लाइट आई, तो कौन से कलर वाले में बैक्टीरिया ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गया? कहाँ पे एक्यूमुलेट होगा? जहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज होगा। तो उन्होंने देखा कि ब्लू और रेड वाले एरिया में बैक्टीरिया का ज़्यादा एक्यूमुलेशन हुआ। मीन्स फोटोसिंथेसिस किस लाइट में ज़्यादा होता है? तो ब्लू और रेड। तो तुम्हारा ऑप्शन क्या होगा? ब्लू एंड रेड। यहाँ पे एक और चीज़ है, मैं बता दूं तुम्हें, जो पूछता है तुम्हें नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो है वो है PAR। PAR का फुल फॉर्म होता है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। P मीन्स फोटोसिंथेटिकली, A मीन्स एक्टिव एंड R मीन्स रेडिएशन। मीन्स कितने रेडिएशन, कितने वेवलेंथ का लाइट में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो दिस इज द 400 to 700 नैनोमीटर ऑफ द वेवलेंथ। ये भी बहुत बार पूछा गया है। 400 नैनोमीटर to 700 नैनोमीटर ऑफ वेवलेंथ ऑफ द लाइट। यू नो दैट nm इज द यूनिट ऑफ वेवलेंथ, नैनोमीटर। तो 400 to 700 नैनोमीटर में फोटोसिंथेसिस का रेट एक्टिव है। तो इसे में क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। देखो अब यहाँ पे मैं एक और क्वेश्चन बता दूं तुम्हें। यहाँ पे क्या पूछा है? नेम ऑफ द साइंटिस्ट, वन साइंटिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम पूछ दिया। नाम जनरली पूछेगा नहीं, लेकिन इससे तुम्हारा एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइंटिस्ट का नाम हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे इंगेलमैन। इंगेलमैन, ठीक है, TW इंगेलमैन इन्होंने किया था। ठीक है, इस तरह से इन्होंने क्या किया यहाँ पे? पहला जो डिस्कवरी हुआ वो तुम्हारा हुआ एक्शन स्पेक्ट्रम का। एक्शन स्पेक्ट्रम मीन्स फोटोसिंथेसिस किस रेंज में ज़्यादा होता है, एक्शन क्या हो रहा है। तो फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम फोटोसिंथेसिस का कौन डिस्कवर किया? इंगेलमैन ने। ठीक है, मैं तुम्हें PDF भी दिखा देता हूँ तुम्हें यहाँ पे कि फर्स्ट जो है वो हो जाएगा फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ही डिस्कवर्ड द फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। दो होता है, एक एक्शन स्पेक्ट्रम और दूसरा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो एक्शन स्पेक्ट्रम की बात कर रहा हूं मैं कि फोटोसिंथेसिस किस लाइट में ज़्यादा हो रहा है। तो फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज डिस्क्राइब्ड बाय इंगेलमैन। तो देखो क्वेश्चन तो तुम्हारा एक ये सिंपल था कि किस लाइट में फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है, तुम्हें याद कर लेना, ब्लू और रेड, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि कौन साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे? इंगेलमैन। तीसरा पॉइंट कि उन्होंने कौन सा बैक्टीरिया लिया? एजोटोबैक्टर। चौथा पॉइंट कि उन्होंने कौन सा अलगा लिया? तो क्लैडोफोरा। फिफ्थ पॉइंट कि इसमें कौन सा वेवलेंथ लाइट का PAR है, मतलब फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है बच्चों। तो कौन सा है? 400 to 700 नैनोमीटर ऑफ लाइट, विजिबल लाइट इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, PAR। ओके, यू गॉट इट। चलो, एक से मैंने तुम्हें 5 क्वेश्चन यहाँ पे बना दिया। आगे भी इसी तरह से मैं क्वेश्चन को कुछ को रिलेट करूंगा। नेक्स्ट, which one of the following is not true regarding the release of energy during ATP synthesis through chemoosmosis? कौन सा नहीं होता है? ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू। देखो भी 2022 का क्वेश्चन है, नॉट ट्रू। तो तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि ATP का सिंथेसिस फोटोसिंथेसिस में होता है, इसे हम बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन जो दो तरह का होता है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक।
ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रही है हमें देखना है कि ब्रेक डाउन ऑफ द प्रोटॉन ग्रेडियंट। तो तुम लोग पढ़े तो जानते हो कि यहाँ प्रोटॉन ग्रेडियंट स्टेब्लिश होता है। ये तुम जानते हो कि प्रोटॉन ग्रेडियंट कहाँ स्टेब्लिश होता है, याद है ना, थैलेक्वाइड के ल्यूमेन में। जहाँ पे प्रोटॉन ज़्यादा बनता है तो प्रोटॉन हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में कहाँ आता है, स्ट्रोमा में। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक होता है, तो ये सही है, ये स्टेटमेंट गलत नहीं है। ब्रेक डाउन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट, देखो यहाँ पे एटीपी के सिंथेसिस में इलेक्ट्रॉन का कोई खास रोल नहीं है ग्रेडियंट का, तो ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। देखो नेक्स्ट हमने ये बता ही दिया कि मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, कौन सा मेम्ब्रेन, थैलेक्वाइड, दिस इज द थैलेक्वाइड, तो थैलेक्वाइड का मेम्ब्रेन ये है, तो थैलेक्वाइड के मेम्ब्रेन के क्रॉस आ रहा है। एंड थर्ड, रिडक्शन ऑफ NADP टू NADPH2, ये भी होता है स्ट्रोमा साइड में। यहाँ पे क्या होता है कि NADP जो है वो NADPH2 में बदल जाता है स्ट्रोमा साइड में। ये स्ट्रोमा साइड है, दिस इज द स्ट्रोमा साइड, तो स्ट्रोमा साइड में ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो कौन सा नहीं हो रहा, तो ये नहीं हो रहा, तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट है, नॉट ट्रू है। तो सेकंड का कौन सा ऑप्शन हो गया बच्चों, बताओ, क्वेश्चन नंबर 2 का बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गई बात। ये याद रखना कि प्रोटॉन ग्रेडियंट के थ्रू एटीपी बनता है, ये फोटोसिंथेसिस में भी है और एक्सप्रेशन में भी है। हाई प्रोटॉन ग्रेडियंट का सिंपल मतलब हो गया हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करना। तो प्रोटॉन हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, याद आ रहा है बच्चों। तो इसे क्या बोलता हूँ हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया को जस्ट रिकॉल कर लो, कहाँ पे हो रहा है तुम्हारा, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से जा रहा है मैट्रिक्स की तरफ, तो प्रोटॉन ग्रेडियंट वहाँ पे ये बन रहा है। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में ज़्यादा प्रोटॉन है, वो इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए किधर जाएगा, मैट्रिक्स में। मैं ये बात कर रहा हूँ तुम्हारी माइटोकॉन्ड्रिया की, रेस्पिरेशन की, लेकिन यहाँ पे फोटोसिंथेसिस है। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट के थ्रू एटीपी बनता है, ये स्टेटमेंट कॉमन है दोनों में, लेकिन साइट अलग अलग हो जाएगा क्योंकि स्ट्रक्चर अलग अलग है। माइटोकॉन्ड्रिया का अलग स्ट्रक्चर है और क्लोरोप्लास्ट का अलग है। ओके, गॉट इट। अब साइक्लिक फोटोफॉस्फोरस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरस में तुम लोग जानते हो कि कौन इन्वॉल्व होता है, केवल PS1, इट इन्वॉल्व्स द पिगमेंट सिस्टम 1। तो पिगमेंट सिस्टम 1 ये है, यहाँ पे लाइट आया, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इजेक्ट हुआ, और इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रैवल करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तो साइक्लिक किसको बोल रहे हैं, साइक्लिक बोल रहे हैं कि जिस इलेक्ट्रॉन के निकलने से ये पिगमेंट सिस्टम एक्साइटेड हुआ था। लाइट, यहाँ पे लाइट आया ना बच्चों, तो लाइट जब यहाँ पर फॉल हुआ पिगमेंट पे, तो क्या हुआ, वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दिया मॉलिक्यूल से, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो एक्साइटेड स्टेट में आया। क्या केमिस्ट्री में तुम लोग पढ़े हो, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, तो इलेक्ट्रॉन निकल गया। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन फिर इसी तरह से एक साइकिल होते हुए फिर से वापस यहाँ पे लौट गया PS1 में, इसलिए हम बोलते हैं साइक्लिक, मतलब साइकिल पूरा कर रहा है कौन, इलेक्ट्रॉन। इसी दौरान यहाँ पे ETS हो रहा है और ATP बन रहा है। तो यहाँ पे केवल ATP का फॉर्मेशन हो जाएगा, किसमें, साइक्लिक वाले में। तो कौन सा हो जाएगा 9 का C, ATP NADPH2 and O2, ये बनता है तुम्हारा किसमें बताओ, नॉन साइक्लिक वे में। एक्स्ट्रा पॉइंट में बता दिया तुम्हें, यहाँ पे याद कर लेना सिंपली से कि ATP NADPH2 एंड ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कहाँ होता है, नॉन साइक्लिक वाले में, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। ठीक है, और यहाँ पे साथ साथ ये क्या और याद रखना है कि इसमें दोनों सिस्टम इन्वॉल्व होता है, PS2 एंड PS1, दोनों पिगमेंट सिस्टम या फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होता है, किसमें, नॉन साइक्लिक में। एंड साइक्लिक में केवल एक, अगर ये पूछ देगा यहाँ पे, ये इसको हटा दिया मान लो, अब पूछ देगा कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में कौन सा पिगमेंट सिस्टम इन्वॉल्व है, PS1, PS2, PS दोनों इस तरह से। तो साइक्लिक वाला ये हो जाएगा, साइक्लिक वाला में क्या हो जाएगा तुम्हारा, PS1 ओनली। थर्ड नंबर क्वेश्चन, गॉट इट। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। देखो अभी 21 का है, देखो अभी हमने जो पूछा था जस्ट नहीं पूछ दिया, जस्ट अभी हमने एक्सप्लेन किया है। तो तुम अब, आई थिंक दैट यू आर नाउ एबल टू एक्सप्लेन द करेक्ट ऑप्शन, यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। जस्ट सोचो अपने दिमाग में, जब वीडियो देख रहे हो तुम, जस्ट थिंक अबाउट इट, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड द आंसर
should get into your mind. Answer should flash. जस्ट हमने अभी बताया, देखो इनकरेक्ट है। तो हमने क्या बताया था कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ओनली PS1, तो देखो यहाँ पर पहला ऑप्शन तुम्हें पकड़ में आ गया कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में इन्वॉल्व बोथ नहीं होगा, केवल पिगमेंट सिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो 4 का कौन सा ऑप्शन गलत हो गया? ये वाली, ये स्टेटमेंट कौन सी रॉन्ग है? ये वाली देखो, ये है तुम्हारा होता है, अभी हमने बताया स्ट्रोमा लैमेला में भी ये होता है और ग्रेना लैमेला में भी होता है, ये सब सही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा हो गया यहाँ पे? इनकरेक्ट कौन है? 4 का ए। ओके, नेक्स्ट। अब देखो डार्क रिएक्शन में एक कैल्विन साइकिल होता है और एक हैच-एंड-सेलेक्ट साइकिल होता है। कैल्विन साइकिल को हम लोग C3 साइकिल बोलते हैं और हैच-एंड-सेलेक्ट पाथवे को C4 साइकिल बोलते हैं। तो जिसमें C3 साइकिल हो रहा है इसे हम C3 प्लांट बोल रहे हैं। तो इन C3 प्लांट द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग द डार्क रिएक्शन इज, देखो यहाँ पे 5th और 6th क्वेश्चन है, दोनों को रिलेट है एक दूसरे से। देखो ये वाली 5th और 6th दोनों मैं एक एक्सप्लेन करूंगा, उससे तुम्हें दोनों समझ में आ जाएगी। कि सबसे पहले देखा कि फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन में क्या बनता है? ATP बनता है, NADPH2 बनता है और ऑक्सीजन रिलीज हो गया। फोटोसिंथेसिस में देखते हैं ना कि प्लांट CO2 लेता, ऑक्सीजन रिलीज करता, तो ऑक्सीजन रिलीज हो गया। तो ये इसे हम ATP और NADPH2 को हम लोग बोलते हैं एसिमिलेटरी पावर। एसिमिलेटरी पावर इसको प्लांट क्या करता है? इसको प्लांट यूज करता है डार्क रिएक्शन में CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड बदलने में, CO2 का फिक्सेशन करने में। मतलब CO2 है जो कार्बोहाइड्रेट में बदल जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ वाला जो हाइड्रोजन है ये कहाँ चला जाएगा? CO2 में। तो क्या हो गया? CO2 का रिडक्शन। इसी को हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन। ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है? डार्क रिएक्शन में। ठीक है, तो डार्क रिएक्शन में जो हो रहा है वो, उसके लिए CO2 को फिक्स करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। जैसे सपोज करो कि CO2 एक रॉ मटेरियल है, तो इससे मान लो हमें खाना बनानी है, तो मान लो पनीर की सब्जी बनानी है, तो हम लोग रॉ पनीर लाएं, प्याज लाएं, ये सब लाएं, शिमला मिर्च लाएं, हमें सब्जी बनानी है, तो क्या चाहिए? हमें सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए ना। वो सोर्स ऑफ एनर्जी कुछ हो सकता है तुम्हारा क्या? पावर, इंडक्शन हो, चाहे गैस हो। तो तुमको समझना है इस तरह से कि गैस और इंडक्शन जो है वो तुम्हारा ATP और NADPH2 है, वही हेल्प कर रहा है तुम्हें CO2 को फिक्सेशन करने में, मतलब कार्बोहाइड्रेट बनाने में, मतलब पनीर की सब्जी बनाने में, पनीर चिली बनाने में। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन ये है कि C3 प्लांट में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस का क्या होता है। तो देखो C3 में क्या होता है कि C3 साइकिल इसलिए बोलते हैं इसे हम क्योंकि यहाँ पे पहला स्टेबल प्रोडक्ट तुम्हारा क्या है? 3 कार्बन एसिड है। तो C3 साइकिल में सबसे पहले क्या होता है कि CO2 का एक एक्सेप्टर होता है जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। देखो प्राइमरी एक्सेप्टर ड्यूरिंग CO2 फिक्सेशन, जो हमने वर्ड यूज किया CO2 फिक्सेशन इन C3 प्लांट या C3 साइकिल या कैल्विन साइकिल, सब नाम एक ही है। जो साइकिल प्लांट में उसे C3 प्लांट बोलेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या होता है कि एक कंपाउंड होता है, इसे बोलते हैं RUBP। इससे क्वेश्चन बहुत आता है, तुमको याद रखना है, राइबुलोज बाइफॉस्फेट, राइबुलोज बाइफॉस्फेट। ठीक है, या इसे हम बोलते हैं तुम्हारा क्या? राइबुलोज डाइफॉस्फेट। बाई की जगह हम डाई भी कर सकते हैं, मतलब RUBP बोल सकते हैं या RUDP बोल सकते हैं, बात बराबर है। RUDP बाई मीन्स 2 एंड डाई मीन्स 2 होता है। तो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, देखो सबसे पहले CO2 को कौन एक्सेप्ट करेगा? तो RUBP जो 5 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या बन रहा है? 3 एसिड बन रहा है, इसलिए क्या C3 प्लांट बोल रहे हैं। तो इसमें तुमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से मॉलिक्यूल में तुम्हारा 3 कार्बन है। ठीक है, तो RUBP जो 5 कार्बन प्रोडक्ट है, 5 कार्बन कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, वो CO2 को लेगा। तो देखो इसमें कितना कार्बन है? 5 कार्बन। एक CO2 में कितना कार्बन है? 1 कार्बन। तो कितना होना चाहिए? 6 कार्बन बनना चाहिए। तो बनता है, लेकिन ये क्या होता है? अनस्टेबल होता है। यह तुरंत ब्रेक कर जाता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड में, मतलब 3 कार्बन एसिड में। उसका नाम क्या है? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। कौन सा एसिड? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो देखो एक्चुअली जब साइंटिस्ट लोग इस पे काम कर रहे थे
तो पहला स्टेबल प्रोडक्ट उन्होंने देखा कि 3 कार्बन एसिड का है, 3 कार्बन एसिड का है। बात को समझना यहाँ पे कि पहला स्टेबल प्रोडक्ट जो वो क्या है, 3 कार्बन का है। CO2 में कितना कार्बन है, 1 कार्बन है। तो इसमें और कितना कार्बन वाला कंपाउंड ऐड हो कि 3 कार्बन हो, बताओ। मान लो हमारे पास 1 चॉकलेट है, हमें 3 चॉकलेट करनी है, तो कितना चॉकलेट हम और लेंगे, 2 ना। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक ऐसा कंपाउंड होना चाहिए जो 2 कार्बन का बना हो। तो 2 कार्बन का वाले कंपाउंड में 1 कार्बन CO2 का जुटेगा, तब ना 3C बनेगा। तो साइंटिस्ट जो है बहुत सारा मेनी ईयर्स स्पेंट उन्होंने किया इस डिस्कवरी में कि 2 कार्बन कंपाउंड क्या है, क्योंकि कॉमन सेंस यही बोल रहा है कि पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या है, 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन बनने के लिए 1 कार्बन मेरे पास पहले से है, तो 2 कार्बन और चाहिए। तो यहाँ पे प्राइमरी रिसेप्टर होना चाहिए तुम्हारा 2 कार्बन का, लेकिन ऐसा कोई भी कंपाउंड उन्हें नहीं मिला। जो रिसर्च कर रहे थे उन्हें नहीं मिला। उन्हें क्या मिला, 5 कार्बन मिल रहा था। 5 कार्बन क्या हो जाएगा, देखो ये वाली द प्राइमरी एक्सेप्टर ड्यूरिंग द CO2 फिक्सेशन द C3 प्लांटीज। तो कौन सा हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मिला। इससे क्या हो रहे थे, वो कंफ्यूज हो रहे थे। लेकिन उन्होंने देखा कि ठीक है, ये 5 कार्बन कंपाउंड है, सही है, वो 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 को लेता है, लेकिन वह मॉलिक्यूल CO2 को लेके जो 6 कार्बन कंपाउंड बनता है वह अनस्टेबल होता है। वो तुरंत ब्रेक करके 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है जो स्टेबल है। तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन हो गया, बताओ, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, ये वाली 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड। तो 5 का कौन सा ऑप्शन सही है, C। ठीक है, यहाँ से रिलेटेड ये भी है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राइमरी रिसेप्टर ड्यूरिंग द CO2 फिक्सेशन इन द C3 प्लांटीज विच इज RUBP या यहाँ पे RUDP बोले, बात बराबर है, हमने बता दिया। जो कितना कार्बन कंपाउंड है, 5 कार्बन कंपाउंड है। तो देखो इससे भी आता है कि फर्स्ट प्राइमरी रिसेप्टर ड्यूरिंग CO2 फिक्सेशन इन C3 प्लांटीज। अब ऑप्शन तुम्हें ये नहीं देगा, ऑप्शन दे देगा 1 कार्बन वाला कंपाउंड, 2 कार्बन वाला, 3 कार्बन वाला, 5 कार्बन वाला। तो जनरली बच्चा क्या समझेगा कि फर्स्ट स्टेबल 3 बन रहा है, 1 कार्बन है तो 2 कार्बन वाला एक्सेप्टर होगा। लेकिन नहीं बच्चों, कौन एक्सेप्टर होगा, 5 कार्बन कंपाउंड RUBP। और यहाँ पे जो इंजाइम कैटलाइज करेगा इसको हम लोग बोलते हैं रिबिस्को इंजाइम। याद है रिबिस्को इंजाइम के बारे में, हमने पढ़ाया है बायोमॉलिक्यूल्स में कि इट इज द मोस्ट अबंडेंट इंजाइम इन द बायोस्फीयर। ठीक है, देखो रिबिस्को में पहले CO यहाँ पर वर्ड जो यूज करते हैं ना, तो राइबोलोज, बायोफॉस्फेट, कार्बोजाइलेज, ऑक्सीजनेज। पहले देखा गया कि इसमें कार्बोजाइलेशन प्रॉपर्टी है, कार्बोजाइलेशन CO2 को एक्सेप्ट करने वाला है। लेकिन बाद में देखा गया कि इसमें ऑक्सीजनेशन प्रॉपर्टी भी है, जिसके चलते C3 प्लांट में एक बहुत ही फालतू प्रोसेस होता है जिसे हम बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। ये भी तुम्हारा क्वेश्चन इससे भी आता है। तो देखो ये शब्द हॉट केक, ये हॉट केक है नीट का। नीट में ये सब तुम्हारा क्वेश्चन जो है एकदम फ्रिक्वेंटली आस्क्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस कर रहा हूँ मैं तुम्हारा यहाँ पे। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट प्राइमरी CO2 रिसेप्टर C3 का बताया, अभी फिर C4 का बताएंगे। एक ऐसा प्रोसेस जो C3 में होता है C4 में नहीं होता है, जो वेस्ट प्रोसेस है, फालतू प्रोसेस है, वो क्या है, फोटो रेस्पिरेशन, जो केवल C3 में होगा C4 में नहीं होगा। ये भी याद रखनी है, आगे क्वेश्चन भी से मैं करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो ये आ गया तुम्हारा किस में, कि जो प्लांट है CO2 को फिक्सेशन करा 2 तरीके से। एक तरीका हो गया जो कैल्विन ने डिस्कवर किया, इसे हम कैल्विन साइकिल बोल दिए। और चूंकि इस कैल्विन साइकिल में पहला स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन एसिड था, इसलिए क्या बोल दिया इसको, C3 प्लांट। इसी से देखो दूसरा हो गया, एक और प्लांट होता है, एक और साइकिल होता है, इसे हम बोलते हैं C4 साइकिल। कौन सा साइकिल, C4 साइकिल। इसको हैच एंड स्लैक 2 साइंटिस्ट ने मिलकर डिस्कवर किया था, इसलिए इसे बोलते हैं हम लोग हैच एंड स्लैक पाथवे। ये जनरली मेज, सॉर्गम, ये सब प्लांट इसमें होता है, मतलब ग्रैमनी फैमिली का प्लांट में ज़्यादा पाया जाता है, मेज, सॉर्गम वगैरह में। ठीक है ना, शुगर केन में, ये सब में ज़्यादा होता है ये।
ये दूसरे प्रोसेस से ऑपरेट होता है, CO2 का फिक्सेशन या CO2 में का रिडक्शन। तो देखो यहाँ पे C4 में क्या हो रहा है कि प्राइमरी CO2 रिसेप्टर इन C4 प्लांट, C4 प्लांट का मतलब क्या हुआ कि पहला जो प्रोडक्ट बन रहा है प्लांट में वो 3 कार्बन का नहीं है, 4 कार्बन का प्रोडक्ट है। तब देखो इसमें क्या आता है, C4 इस साइकिल में, C4 साइकिल या हैच एंड स्लैग पाथवे में क्या होता है कि जो प्राइमरी एक्सेप्टर है, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर वो 3 कार्बन कंपाउंड है। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन है वो बताओ? 3 कार्बन कंपाउंड, इसका नाम है फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, ठीक है। PEP हम लोग शॉर्ट में बोल दिए। P मीन्स फॉस्फो, E मीन्स इनॉल एंड P मीन्स पाइरुवेट। देखो मैंने एरो किया, इसका फर्स्ट लेटर हो गया। फॉस्फो मीन्स P, इनॉल मीन्स E एंड पाइरुवेट मीन्स P। फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट प्राइमरी CO2 रिसेप्टर है जिसमें कितना कार्बन है? 3 कार्बन है, सिंपल सा है। इसमें कोई 5 और 1 करके 6, और 6 को फिर डिवाइड 2 में नहीं करना, सिंपल सा इसमें ऐड कर देना है। तो C4 साइकिल की मैं बात कर रहा हूँ, ये C4 साइकिल की, इसमें प्राइमरी CO2 रिसेप्टर कौन हो गया? PP जो 3 कार्बन कंपाउंड का, इसमें एक CO2 ऐड हुआ तो कितना हुआ? देखो 3 1 एंड 1 C इक्वल टू 4C हुआ ना बच्चों। ये 4C क्या हो गया? कंपाउंड का नाम है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट C4 प्लांट, जिसका एग्जांपल ये हो गया मेस सॉर्गम शुगर केन, इसमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन हुआ? तो कौन हुआ? 4 कार्बन ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। इसीलिए इसे क्या बोल दिया? C4 बोले। 4 कार्बन वाला कंपाउंड स्टेबल है। ये साइकिल होता है पूरा, एक साइकिल मतलब समझ, तो जहाँ से स्टार्ट वहीं पे परिक्रमा कर लिए। जैसे पूरा कहीं पे हम लोग परिक्रमा करते हैं मंदिर वगैरह की, तो एक साइकिल करते हैं ना पूरा, जहाँ से स्टार्ट वहीं पे खत्म किए। तो इसी तरह से कैल्विन साइकिल में भी एक साइकिल चल रहा है, और हैच एंड स्लैग पाथ में भी एक साइकिल चल रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट इज द प्राइमरी CO2 रिसेप्टर इन द C4 प्लांट, हमने देख लिया। अब यह पूछेगा कि C4 प्लांट का पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या है? फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ C4 साइकिल। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ C4 साइकिल, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वन। विच वन इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन द C4 साइकिल और हैच और स्लैग पाथवे? तो क्या हो जाएगा? 4 कार्बन कंपाउंड हो गया ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। दीज आर द VVI। समझ में आ गई की बात तुम्हें? तो इसमें 2 बन रहा है कि प्राइमरी रिसेप्टर कौन है और प्रोडक्ट क्या हुआ, एग्जाम्पल क्या हुआ, कहाँ पाया जाएगा। तो 3 एग्जाम्पल हमने दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखो बंडल सीड सेल, ये C4 का ही है, C4 साइकिल में ही है। आर रिच इन कार्बोजाइलेज, लैक रिबिस्को, लैक बोथ रिबिस्को इन द कार्बोजाइलेज। यहाँ पर तुम बताया, तुमको और बताना मैं भूल गया यहाँ पे पॉइंट, कि कार्बोजाइलेज हो जाता है यहाँ पे PP कार्बोजाइलेज के बारे में बता रही है कि PEP फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में जब CO2 ऐड होता है तो यहाँ पे एंजाइम लगता है, इसको क्या बोलते हैं? PEP केस, मतलब फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कार्बोजाइलेज। तो कार्बोजाइलेज का लास्ट वाला केस लिया है तो क्या बन गया? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो यहाँ पे जो केस पूछ रहा है ना कार्बोजाइलेज, ये तुम्हारा C4 वाला है और ये C3 वाला है। तो बंडल सीड सेल, C4 प्लांट में 2 सेल इन्वॉल्व होता है, एक मेसोफिल सेल और दूसरा बंडल सीड सेल। बंडल सीड सेल, ठीक है। तो बंडल सीड सेल में कौन सा एंजाइम ज्यादा होगा? बंडल सीड सेल में तुम्हारा रिबिस्को ज्यादा होता है, तो 8 का क्या हो जाएगा? D। ये तुम लोग ऑलरेडी, ये कंसेप्ट वाली चीज है, इसको मैं जस्ट 2 मिनट में नहीं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। यहाँ पे मेसोफिल सेल में कैसे जाता है, वहाँ पे डीकार्बोजाइलेशन होता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का। मेसोफिल सेल में PP केस होता है, रिबिस्को नहीं होता है। बंडल सीड सेल में रिबिस्को होता है, PP केस नहीं होता है। तो ये कंसेप्ट वाली क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऑलरेडी पढ़ चुके होगे, तो बस इसे याद रखना। क्रंच एनाटॉमी इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लीव्स ऑफ द क्रंच एनाटॉमी। तो क्रंच एनाटॉमी जो वो किस में पाया जाता है? C4 प्लांट में पाया जाता है। एक तरह का स्पेशल अरेंजमेंट है जिसमें मेसोफिल सेल जो होता है ना, वो बंडल सीड सेल हो गया, मान लो ये वैस्कुलर बंडल हो गया, उसके चारों तरफ कंसेंट्रिक लेयर में अरेंज होता है इस तरह से। और वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ में भी एक बड़ा बड़ा कवरिंग होता है सीड सेल का, जो माला टाइप के अपीयरेंस देता है, उसे हम बोलते हैं क्रंच एनाटॉमी।
तो क्रांच एनाटॉमी किस में पाया गया? एक और पॉइंट हो गया तुम्हारा C4 प्लांट में। C4 प्लांट का एक स्पेशल लीफ का अरेंजमेंट है, लीफ में सेल्स का अरेंजमेंट है, इसे हम बोलते हैं क्रांच एनाटॉमी। तो क्रांच एनाटॉमी कहाँ पाया गया? C4 प्लांट में। अब देखो C4 प्लांट का यहाँ पे ये नहीं पूछा, इसमें एग्जाम्पल दे दिया। तो हमने 3 एग्जाम्पल बताया था तुम्हें, शुगर केन, सॉर्गम एंड मेज। एक याद रखना, C4 प्लांट का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा तुम्हारा? शुगर केन, सॉर्गम एंड मेज। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ तुम्हें, ठीक है ना। तो अब तुम पकड़ लोगे इसका आंसर, अभी हमने जस्ट इसको भी एक्सप्लेन कर दिया। कौन सा हो जाएगा? 9 का C, शुगर केन, ऑप्शन C, 9C। तो C4 प्लांट का एग्जाम्पल है। मान लो अभी शुगर केन नहीं देखे, दूसरा पूछ देता, तो इसलिए तुम इससे याद कर लेना कि क्रांच एनाटॉमी किस में पाया गया? C4 प्लांट में, और C4 प्लांट के ये एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल्स। चलो अब देखो ये वाली ये सब सारा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। द ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ऑफ रिबिस्को एंजाइम इन फोटो रेस्पिरेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ। तो देखो तुम्हें हमने अभी क्या बताया था यहाँ पे? पहले एक बार तुम समझो फोटो रेस्पिरेशन, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 मिनट समझ जाओगे। रेस्पिरेशन में क्या होता है बताओ? रेस्पिरेशन हम लोग क्या लेते हैं? ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, CO2 को रिलीज कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस में ठीक इसका उल्टा होता है, प्लांट CO2 लेता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है। लेकिन कोई प्लांट क्या कर रहा है कि फोटो लाइट के प्रेजेंस में ये प्रोसेस कर रहा है, और ये क्या कर रहा है कि जो रेस्पिरेशन में जो CO2 रिलीज हो रहा है, तो CO2 कैसे रिलीज होता है? हम लोग जानते हैं ना कि जो हम लोग खाना खाते हैं उससे हमें एनर्जी रिलीज होती है, CO2 वो रिलीज करता है। तो प्लांट यहाँ पे क्या कर रहा है कि जो स्टोर फूड है इसको कंज्यूम कर रहा है, जो उसके पास जमा है उसको कंज्यूम कर रहा है, उसका अर्निंग कुछ नहीं है, कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, जो उसके पास ऑलरेडी है उसको ही स्पेंड कर रहा है। तो क्या हुआ? वो फालतू प्रोसेस है ना, मतलब हम कुछ कमा नहीं रहे हैं, बल्कि हमारे पास जो है इसी को हम बेच बेच के खा रहे हैं। प्लांट यही कर रहा है, फोटो रेस्पिरेशन एक वेस्ट प्रोसेस है प्लांट के, इसका वेस्टफुल प्रोसेस है फोटो रेस्पिरेशन। ये किस में होता है? C3 प्लांट में। याद रखना, फोटो रेस्पिरेशन एब्सेंट होता है C4 में। तो अब क्या देखो यहाँ पर क्या होता है, हमने क्या देखा था यहाँ पे कि RUBP जो है C3 साइकिल में क्या करता था? CO2 को लेता था और यहाँ पे क्या बना देता था? 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाता था ना, ये स्टेबल प्रोडक्ट होता था ना। अब क्या होगा कि CO2 का अमाउंट जब कम रहेगा तो यहाँ पे ऑक्सीजनेशन हो जाएगा। यहाँ पे जो एंजाइम है उसका ऑक्सीजनेशन प्रॉपर्टी है रिबिस्को का, ये क्या करेगा कि ऑक्सीजन CO2 कम हो जाएगा। तो यहाँ पे कंडीशन लग रहा है, नियम और शर्तें लागू हो रही हैं कि CO2 कम है। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो ये जो एंजाइम का जो कार्बोजाइलेज प्रॉपर्टी है, CO2 को जोड़ने वाला प्रॉपर्टी है, उसको अब नहीं कर रहा है। अब ये क्या कर रहा है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको ब्रेक डाउन कर दे रहा है। तो हम क्या जानते हैं कि देखो RUBP क्या 5 कार्बन कंपाउंड है, तो इसको ब्रेक डाउन कर दिया, उससे 2 कार्बन बन गया, 2 मॉलिक्यूल बन गया, 3 कार्बन का, दूसरा 2 कार्बन का मॉलिक्यूल बन गया। सिंपली है ना, 5 कार्बन का ब्रेक डाउन हुआ तो 2 मॉलिक्यूल बना ना। एक में कितना रहेगा? 3, एक में 2, तो 5 हुआ ना। मान लो 5 फूल का एक माला है, इसको हम 2 पार्ट में तोड़ें, एक में 3 बचा तो दूसरे में 2 बचेगा ना, तो इस तरह से 3 2 का बन गया। ठीक है, इस 3 कार्बन कंपाउंड और 2 कार्बन कंपाउंड से आगे का तुम्हारा प्रोसेस हो जाएगा फोटो रेस्पिरेशन का, 2 कार्बन वाले से। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है? यहाँ पे देखो 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड, नहीं ये नहीं बन रहा है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड, यस बन रहा है, 1 मॉलिक्यूल ये बन रहा है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ 6 कार्बन कंपाउंड, ये नहीं बन रहा है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ 4 कार्बन कंपाउंड और 1 मॉलिक्यूल ऑफ 2 कार्बन कंपाउंड, ये भी नहीं बन रहा है। कितना बन रहा है? 2 मॉलिक्यूल बन रहा है, जिसमें एक में 3 कार्बन है और एक में 2 है। देखो ये ध्यान देना है कि RUBP में जो 5 है वो 4+1 में नहीं ब्रेक हो रहा है, वो 3+2 में ब्रेक हो रहा है। मतलब इस तरह से 5 है, समझ रहे हो ना मेरी बात को? ये 5 है तो 5 जो वो 3 और 2 में ब्रेक हो रहा है, 4 और 1 में नहीं। तो किस में ब्रेक हो रहा है? 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कंपाउंड बनेगा। यहाँ पे नहीं लिखा है कि 2 भी बनेगा, एक जस्ट कंसेप्ट चेक करने के लिए तुम्हारा एक क्वेश्चन पूछा गया 2020 में, ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ऑफ रिबिस्को एंजाइम। समझ में आई बात? यहाँ पे एग्जामिनर थोड़ा सा तुम्हारा टेस्ट कर रहा है कंसेप्ट कि बच्चा अभी तक पढ़ रहा है कि 5
कार्बन कंपाउंड जो RUBP वो ब्रेक हो रहा है, तो सिंपली ब्रेक हो रहा है तो 3 और 2 बन रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या एक ही दिया 3, 2 को हटा दिया, तो थोड़ा सा हल्का सा ट्विस्ट है क्वेश्चन में, हल्का सा है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो पकड़ लोगे। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट, द प्रोसेस विच मेक मेजर डिफरेंस बिटवीन द C3 एंड C4 प्लांट इज, देखो मैं अभी जो बार बार यहाँ पे बोल रहा था, तुम्हें हाईलाइट कर रहा था कि कौन सा प्रोसेस है जो C3 और C4 में मेजर डिफरेंस क्रिएट करता है बच्चों। कौन सा हो गया? फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन। इलेवेंथ का C, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 में पूछा, इसके बाद भी आया है, मैं नहीं डाला हूँ, तो ये इसकी इंपॉर्टेंट हो गई। 11 का C, प्रेजेंट इन C3 एंड एब्सेंट इन C4। यही प्लांट क्या करता है ना कि रिबिस्को के पास में CO2 का अमाउंट को बढ़ा के रखता है, एडेप्टेशन करता है C4 प्लांट में। ठीक है, जो तुम पढ़े होगे तो तुम्हें कंसेप्ट अगर होगा तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया तुम्हारा। तो देखो मैं तुम्हें और कुछ फोटोसिंथेसिस से कुछ इंपॉर्टेंट दिखा देता हूं तुम्हें। एक साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ लेना। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ PH2 जो जेड स्कीम बनता है, याद होगा ना, जेड स्कीम जो बनता है इस तरह से। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो हमने जिक्र किया, तो इसमें इस तरह से देखो जेड स्कीम बनता है, इसको बोलते हैं जेड स्कीम, इस तरह से बनता है। ऐसे जेड ऐसे लिखते हैं, ऐसे तुमको एन दिख रहा होगा, जेड ऐसे देखेंगे, इस तरह से देख रहे हैं हम लोग, तो जेड स्कीम बोलते हैं। ऐसे लिखोगे देखोगे तो एन स्कीम लगेगा, लेकिन ए एन नहीं है, ऐसे ही होता है प्लांट में, ऐसे ही होता है, इसको बोलते हैं जेड स्कीम। ठीक है, तो यहाँ पे PH2 होता है, यहाँ पे लाइट आता है। PH2 कितना वेवलेंथ को ऑब्जॉर्व करता है 680 नैनोमीटर को ऑब्जॉर्व करता है फोटो सिस्टम। यहाँ पे PS1 होता है जिसको P700 बोलते हैं। ये सबसे भी क्वेश्चन आया है तुम्हारा 22 या 23 में आया है एक बार रिपीट में। तो देखो लाइट ऑब्जॉर्व किया, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। ठीक है, यहाँ पे ATP बनेगा। ठीक है, मैं तुम्हें PDF दिखा देता हूँ जस्ट एक मिनट। यहाँ पे एक है FES है। तो देखो यहाँ पे दो क्वेश्चन यहाँ पे तुम्हें ध्यान देना है कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ PH2 कौन होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ PH2। PH2 से जब इलेक्ट्रॉन निकला, जब लाइट आया PH2 पे, तो वो एक्साइटेड हुआ, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट किया, तो इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले कौन एक्सेप्ट करेगा? PH2 से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले कौन रिसीव करेगा? सबसे पहले कौन इसको हेलो हेलो करेगा? कौन हेलो हेलो करेगा? बोलो, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है इसका? एक कंपाउंड इसे बोलते हैं फियोफाइटिन। ये भी इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर किसका? PH2 का। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि PH2 से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इस इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले कौन एक्सेप्ट करेगा? तो फियोफाइटिन। उसी तरह से जब PS1 से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसको कौन एक्सेप्ट करेगा? FeS। आयरन सल्फर का एक कॉम्प्लेक्स होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फेरोडॉक्सिन, वो इसको एक्सेप्ट करेगा। तो ये भी तुम्हारी इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं जेड स्कीम या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। जस्ट मैं तुम्हें PDF दिखा देता हूँ तुम्हें 1 मिनट में। ठीक है, या चलो मैं लास्ट में दिखा दूंगा ऐसे इसकी PDF, आगे देख लो। द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग, ग्रोथ का जो पीरियड होता है, तो देखो हम लोग जब ग्रोथ का कर्व लेते हैं ना, तो इस टाइप से हमको कुछ कर्व दिखता है। शुरू में धीरे, फिर तेज, और फिर जाके कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो जो शुरू में स्लो प्रोसेस होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, याद है तुम्हें? लैग, फिर लॉग। शुरू वाला जो स्लो प्रोसेस है इसको बोलते हैं, स्लो को बोलते हैं लैग, स्लो ग्रोथ। इसके बाद ग्रोथ क्या होता है? फास्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं लैग। और फिर यहाँ पे क्या होता है? स्टेशनरी, कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट। ठीक है, ऐसे ग्राफ चल जाएगा, कांस्टेंट हो गया। तो लॉग फेज जो होता है वो तुम्हारा क्या है? लॉग फेज, LOG है ये लॉग फेज। लॉग फेज क्या हो जाएगा तुम्हारा? यहाँ पे 12 का लॉग फेज। इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फेज भी बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फेज। किसको? लॉग फेज को। ओके,
तो लॉग फेज को हम लोग एक्सपोनेंशियल फेज भी बोलते हैं, जो कि जिसमें ग्रोथ फास्ट होता है। तो इसमें जो कर्व आता है वो एस टाइप का आ रहा दिख रहा है, एस टाइप का तो दिख रहा है, ये एस टाइप का कर्व, तो इसे हम बोलते हैं सिग्मोइड कर्व। ग्रोथ कर्व इज सिग्मोइड कर्व। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्रोथ का कर्व कैसा होता है? ग्रोथ कर्व, इसे हम बोलते हैं ग्रोथ कर्व। ग्रोथ कर्व कैसा होता है? एस टाइप का, लेटर एस टाइप का, एस शेप्ड, इसे हम लोग सिग्मोइड कर्व भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डज नॉट शो प्लास्टिसिटी? प्लास्टिसिटी मतलब समझते हो, प्लास्टिक इलास्टिसिटी जिसमें है, दो अलग अलग तरह का। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू नेचर या सराउंडिंग्स के अनुसार से प्लांट के लाइफ साइकिल में दो तरह का अपेयरेंस होता है, जिसे हम बोलते हैं कॉमनली हेट्रोफिली। एग्जाम्पल दिया है तुम्हारा, हेट्रोफिली मतलब लीफ जो होता है दो तरह का होता है, यंग में दूसरा, एडल्ट में दूसरा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं प्लास्टिसिटी, मतलब लीफ का जो शेप होता है ना वो अलग होता है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? हेट्रोफिली। हेट्रो मतलब क्या होता है? अलग अलग, फिली मतलब लीफ, तो हेट्रोफिली। एनसीईआरटी में क्या है दिया हुआ तुम्हारा? हेट्रोफिली है, इसका फिगर भी दिया है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोल रहे हैं प्लास्टिसिटी। टू टाइप ऑफ लीफ, यंग स्टेज में अलग और जुवेनाइल जिसको बोलते हैं, जुवेनाइल में अलग और एडल्ट में अलग, ठीक है। इससे धनिया का पत्ता होता है, जो कॉटन का लीफ, जब उसका जो जुवेनाइल होता है मतलब जस्ट निकलता है, उसका अलग स्ट्रक्चर होता है, जब वो मैच्योर कर जाता है तो उसका अलग स्ट्रक्चर हो जाता है। तो देखो इसका तीन एग्जांपल है, कॉटन, कोरिएंडर एंड द बटरकप, या इस पे लार्क एस्पर भी बोलते हैं उसको, लार्क एस्पर, जो बटरकप में आता है लार्क एस्पर। तो तीन में तुम्हारा ये हेट्रोफिली दिखता है, इस तीन में, मेज में नहीं दिखता है। तो डज नॉट शो है, कौन शो नहीं करता है? तो मे शो नहीं करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा क्वेश्चन का? 13 का डी। 300 कर रहा है, याद रखना कि प्लास्टिसिटी मीन्स हेट्रोफिली। हेट्रोफिली कौन शो कर रहा है? ये तीन प्लांट, कॉटन, कोरिएंडर एंड बटरकप या लार्क एस्पर, इसमें दो तरह का लीफ है, जुवेनाइल में अलग, एडल्ट में अलग, अलग इसका अपीयरेंस होगा लीफ का, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं, एग्जाम्पल है ये प्लास्टिसिटी में हेट्रोफिली का, ओके। It takes very long time for pineapple plants to produce flowers. Which combination of hormone can be applied to artificially induce flowering in the pineapple plant throughout the year to increase the yield? मतलब जैसे होता है ना बेमौसमी फल, मतलब मौसम नहीं है लेकिन वो मिल रहा है, ठीक है। जैसे क्या हो गया? आम गर्मी में मिलता है लेकिन जाड़े में भी आम मिल रहा है। तरबूज, वाटरमेलन, किसका फल है? कौन सी सीजन का? समर सीजन का, लेकिन विंटर सीजन में भी हमें मिल रही है वाटरमेलन। तो उसी तरह से कुछ पाइनएप्पल का भी कहानी है कि पाइनएप्पल का फ्लावर्स, जब फ्लावर्स बनेगा तभी तो पॉलिनेशन होगा, जब पॉलिनेशन होगा तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन होगा तभी तो ओवरी किस में बदलेगा? फ्रूट में बदलेगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा हार्मोन के कॉम्बिनेशन से हम लोग ये कर सकते हैं थ्रू आउट द ईयर? तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाता है तुम्हारा ऑक्सीन एंड इथिलीन। ऑक्सीन में हो जाता है तुम्हारा सिंथेटिक एक्जिन, जानते हो सिंथेटिक एजिन का नाम, जो फ्लावरिंग करता है पाइनएप्पल में, इसको बोलते हैं कौन सा? बताओ, NAA, नैप्थलीन एसिटिक एसिड। नैप्थलीन एसिटिक एसिड, ये सिंथेटिक ऑक्सीजन है जो कि फ्लावरिंग इंड्यूस करता है। एथिलीन को तुम जानते हो, फ्रूट ट्रैपिंग में मदद करता है। तो इस दोनों के कॉम्बिनेशन से हम लोग पाइनएप्पल में फ्लावरिंग करा सकते हैं। 2019 का पेपर। या हम लोग ये भी पूछता है कि फीमेल फ्लावर प्रोड्यूस कर सकते हैं, मान लो यहाँ पे फीमेल फ्लावर भी आ सकता है। देखो इंड्यूस फ्लावरिंग की जगह हम लोग यहाँ पे फीमेल फ्लावर भी दे सकता है, क्योंकि फीमेल फ्लावर्स कई ओवरी फ्रूट्स में बदलता है ना। तो यहाँ पे स्टेटमेंट यहाँ पे ऐसा भी आ सकता है। तो कंसेप्ट रहेगा तो हो जाएगा। तो हम इतना ही तुम्हारा कंसेप्ट हो गया होगा थोड़ा सा। तो 14th का क्या होगा बताओ? 14th का करेक्ट ऑप्शन इज बी, ठीक है। NaN, एक और होता है तुम्हारा 2,4-D। 2,4-D भी आता है इसमें। चलो नेक्स्ट, विच हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रूट रैपिंग? ये जानते हो कौन सा? इथिलीन है। तो इथिलीन इज इट।
हार्मोन, गैसियस पीजीआर भी बोलते हैं इसको, गैसियस फॉर्म में रहता है बच्चों ये हार्मोन। एक ही हार्मोन है जो गैसियस फॉर्म में रहता है, इसे क्या बोलते हैं? इथिलीन, जो कि फ्रूट राइपनिंग में मदद करता है। गैसियस पीजीआर, पीजीआर मीन्स प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो इथिलीन इज द गैसियस पीजीआर विच हेल्प्स इन द फ्रूट रैपिंग प्रोसेस, फ्रूट को पकने में मदद करता है। इसकी कहानी पता है ना, कैसे पता चला था, कैसे डिस्कवर किया गया था? कि बहुत सारे केले अनराइप बनाना में ऑरेंज रखा हुआ था, वो ऑरेंज सड़ रहा था, राइप हो गया था, तो उससे कुछ केमिकल निकलने लगा जिसके चलते जो कच्चा केला था अनराइप बनाना था वो भी राइप होने लगा। तो उस तरह से इथिलीन का डिस्कवर हुआ कि जो राइपेंड ऑरेंज है, जो रॉटन हो रहा था, उससे क्या निकला, जिससे कि आसपास जो केला था, उसका जो पड़ोसी केला था, वो भी पकने लगा। ठीक है, समझिए ये बात बच्चों ना। इसलिए गैस क्या है? ये गैस जो है वो पकाऊ गैस है, मतलब तुम्हें नहीं पका रहा है, किसको पका रहा है? अनराइप फ्रूट्स को। समझ गए? तो देखो ये वाली तुम्हें मैं जेड स्कीम थोड़ा सा बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जेड स्कीम। हाँ, अरे एक चीज़ और देख लेना यहाँ पे, ये वाली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो तुम्हारी एक प्लांट फिजियोलॉजी की ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, कुछ क्वेश्चन और कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे O2, ऑक्सीजन जो निकल रहा है यहाँ पे, ऑक्सीजन का सोर्स क्या है? CO2 है या H2O है? तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन का सोर्स है वो H2O है। इसको कौन प्रूव किया था? देखो, द ऑक्सीजन रिलीज इज फ्रॉम द वाटर। दिस वाज प्रूव्ड यूजिंग रेडियो आइसोटोप टेक्निक। रेडियो एक्टिव आइसोटोप में कौन सा लिया था? ये वाला O18। कौन साइंटिस्ट लिए थे? रूबेन एंड कैमेन। रूबेन एंड कैमेन साइंटिस्ट साहब ने यह O18 रेडियो आइसोटोप टेक्निक लेके प्रूव किया फाइनली कि प्लांट में जो ऑक्सीजन निकल रहा है वो H2O से निकल रहा है, CO2 से नहीं निकल रहा है। हम लोग अभी क्या पढ़ रहे थे कि CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। सॉरी, प्लांट क्या करता है? CO2 लेता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। CO2 फोटोसिंथेसिस में, CO2 को क्या कर रहा है प्लांट? फोटोसिंथेसिस में ले रहा है, ऑक्सीजन छोड़ रहा है। तो जनरल कंसेप्ट नहीं आ रहा है ना कि ऑक्सीजन जो है CO2 ऑक्सीजन यहाँ आ रहा है ऑक्सीजन के फॉर्म में, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया, इसको ये पॉइंट भी नोट कर लेना। रेडियो आइसोटोप टेक्निक के थ्रू प्रूफ किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है जेड स्कीम, जो मैं तुम्हें बता दूं। देखो यही जेड स्कीम है, जेड स्कीम ऑफ द लाइट रिएक्शन। देखो ये वाले है ना, ऐसा मतलब सबसे पहले लाइट कहाँ आया? इस पे LHC मीन्स लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। इसमें पिगमेंट सिस्टम 2 इन्वॉल्व होता है, PS2, जो 680 नैनोमीटर वाले वेवलेंथ को ऑब्जर्व करेगा। देखो ये लाइट को ऑब्जर्व किया, ये पिगमेंट एक्साइटेड हुआ, इलेक्ट्रॉन निकाला, इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट हुआ। तो फोटो सिस्टम 2 का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन हुआ बताओ? जो मैं बताया था तुम्हें, फियोफाइटिन। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन अब ऐसे ट्रैवल किया, मतलब इसका डाउनहिल माइग्रेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। यहाँ पे रेडॉक्स पोटेंशियल हो जाता है 0 से, यहाँ पे नहीं दिखाया डिटेल में इतना। तो इलेक्ट्रॉन का डाउनहिल ट्रांसपोर्ट हुआ, इसके चलते क्या हुआ? ADP में फॉस्फेट जुड़ गया, मतलब 2 फॉस्फेट यहाँ था, एक फॉस्फेट और जुड़ गया, तो 3 फॉस्फेट वाला मॉलिक्यूल बन गया क्या? ATP का फॉर्मेशन हो गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू। ये इलेक्ट्रॉन अब यहाँ तक आया, इसी बीच में ये जो है PS1 वाला जो है, जो जिसको P700 भी बोलती है, ये भी लाइट को ऑब्जॉर्व किया, इसका इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो इसका इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन हुआ? ये ना, फोटो सिस्टम का कौन? FeS है, दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर FeS है, आयरन सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड FeS है। तो ये क्वेश्चन ही पूछता है। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन निकाला, इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इसका जो डिफिशियंसी हुआ, इसका डिफिशियंसी को कौन पूरा किया? PS2 वाला इलेक्ट्रॉन। पहले ये एक्साइटेड हुआ, इलेक्ट्रॉन निकाला, इसी बीच में एक्साइटेड होकर इलेक्ट्रॉन निकाला, तो इसके इलेक्ट्रॉन को डिफिशियंसी को कौन पूरा कर रहा है बच्चों बताओ? ये इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट वाइज, PS2 वाले इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैं इस पर भी एक अलग वीडियो बनाऊंगा डिटेल में पढ़ाते हुए। लेकिन अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है?
कि ये तो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है और लाइट को एब्जॉर्ब कर इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी कहाँ से पूरा होगा? इसका इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी पूरा होगा तुम्हारा वाटर के स्प्लिटिंग से। वाटर स्प्लिट करेगा, वाटर स्प्लिट करके तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन निकाला, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। तो अल्टीमेट एम ऑफ वाटर फोटोसिंथेसिस में क्या है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। किसको? pH2 को। और इलेक्ट्रॉन जब इधर चला गया यहाँ पे, तो देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 2 प्रोटॉन भी है और 2 इलेक्ट्रॉन भी है। तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन मिलकर क्या बनाया? हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन बना दिया। ये हाइड्रोजन को कौन ले लिया? NADP। हाइड्रोजन एक्सेप्टर हो गया और क्या बन गया? NADPH बन गया यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है, प्रोटॉन इधर से आ रहा है, दोनों कंबाइन किया तो हाइड्रोजन बनाया। हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन हो गया फोटोसिंथेसिस में? NADP। तो भी एक और पॉइंट याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस में हाइड्रोजन एक्सेप्टर NADP और रेस्पिरेशन में हाइड्रोजन एक्सेप्टर है NAD। ये भी क्वेश्चन आता है। तो देखो ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हुआ, इसलिए इसका प्रोडक्ट क्या हो गया? हमने बताया था 3 प्रोडक्ट है इसमें। कौन कौन? ATP, फर्स्ट प्रोडक्ट है ATP। देखो फिर से इसको क्लीन कर देता हूं मैं। ATP बना, दूसरा क्या बना? NADPH2 बना, NADPH बना, और तीसरा क्या? ऑक्सीजन रिलीज हुआ। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, इसको बोलते हैं जेड स्कीम। ऐसे देखते हैं इसलिए जेड स्कीम दिखता है। जेड स्कीम समझ आई बात? तो देखो जेड स्कीम। और कि नॉन साइक्लिक इसलिए बोल रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन वापस नहीं लौट रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो निकला तो वो दूसरे इलेक्ट्रॉन के आने से इस इलेक्ट्रॉन का, यहाँ का इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी पूरा हुआ। ये इलेक्ट्रॉन साइकिल पूरा नहीं किया, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं नॉन साइक्लिक। साइक्लिक में क्या हो रहा था कि जिस इलेक्ट्रॉन के निकलने से मॉलिक्यूल एक्साइटेड हुआ था, उसी इलेक्ट्रॉन के रिटर्न बैक से मॉलिक्यूल नॉर्मल स्टेट में आया या ग्राउंड स्टेट में आया, तो इसे साइक्लिक बोल रहे हैं। नॉन साइक्लिक में क्या हो रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ निकल गया, ये pH2 वाला इलेक्ट्रॉन pH1 को चला गया। अब pH1 वाला इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलके NADP में हाइड्रोजन बना के NADPH बना दिया, तो इलेक्ट्रॉन वापस नहीं हुआ, बल्कि इसके इलेक्ट्रॉन की कमी को कौन पूरा किया? वाटर पूरा किया। ठीक है, इसलिए तो यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है, इसे हम लोग बोलते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि साइक्लिक नॉन साइक्लिक में क्या डिफरेंस है। C3 का बताया। CO2 एक्सेप्टर कौन है C3 प्लांट में? प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। फर्स्ट रेस्टर प्रोडक्ट कौन बना? फोटो रेस्पिरेशन क्या हुआ? C4 प्लांट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर दिए। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट तुम्हारा नीट का पेटेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछता है, इसलिए इसको याद कर देख लेना एक बार। तो तुम्हारी फोटोसिंथेसिस वाली चैप्टर और जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से इथिलीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है फ्रूट रैपिंग में, वो पूछता है, वो तुम्हारा हो गया। तो यूनिट जो प्लांट फिजियोलॉजी का वो भी तुम्हारा कंप्लीट हो गया। रेस्पिरेशन का हमने ऑलरेडी एक PDF इम्पॉर्टेंट डाला हूँ, इम्पॉर्टेंट रिपीटेड PYQ रेस्पिरेशन का ऑलरेडी पहले 2-3 दिन पहले डाला हूँ मैं। तो रेस्पिरेशन मैंने करवा चुका हूँ और आज ये 2 चैप्टर करा दिया। तो टोटल जो 3 चैप्टर तुम्हारे प्लांट फिजियोलॉजी के यूनिट के वो कंप्लीट हो गए। ओके, तो जस्ट इसको रिवाइज कर लो, तो तुम्हारे आधे से 1 घंटे के अंदर में पूरे तुम्हारे 2 चैप्टर की रिवीजन हो जाएगी। मेन कंसेप्ट, मेन पॉइंट्स ऑलरेडी हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। इंजॉय योर स्टडी, ठीक है, और खूब जूस पियो और मस्त रहो और पढ़ाई करो बस। एंड ऑल द बेस्ट। हमेशा याद रखना है, बी पॉजिटिव एंड कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड कि बस हमें करनी है तो करनी है। ओके बच्चे, चलो अब ज़्यादा दिन मैं तुम्हारे नीट एग्ज़ाम में बस 1-2 दिन बचे तो एक और वीडियो डालूंगा, इसके बाद तुम लोग अपना तैयारी करना। चलो ठीक है, फिर अगले क्लास में मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय।